कच्चा ससुराल। ये शादी नहीं हो सकती है। अरे क्यों नहीं हो सकती? तुम होते कौन हो इस शादी को रोकने वाले? मैं अनीशा से प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूँगा। मेरे होते हुए कोई अनीशा के गले में मंगलसूत्र नहीं डाल सकता। इंदर वंश को धक्का देते हुए कहता है, यहाँ तमाशा मत करो। मेरी बेटी की शादी शांति से होने दो। जब तुम्हें कहा था तो तुम्हें शादी नहीं करनी थी, तो अब क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। वंश दौड़ता हुआ मंडप पर चढ़ जाता है और दूल्हे का सहरा उठाकर कहता है, मैं यहाँ से अनीशा को लेकर ही जाऊंगा। सब हंसने लगते हैं क्योंकि दूल्हे के सहरे के अंदर अनीशा की भाभी थी। अब चलते हैं 6 महीने पहले। वंश अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। यार अब धीरे धीरे हम सब दोस्तों की शादी हो जाएगी, फिर हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं होगा। यार मैं हमेशा तुम लोगों के लिए वक्त निकाल लूँगा। मैं तो शादी के ही खिलाफ हूँ। मैं शादी नहीं करने वाला, ना ही आज ना ही कल। बेटा ये सब बोलने की बात है। जब कोई लड़की तुम्हारे दिलो दिमाग पर छा जाएगी ना, तब तुम अपने आप ही शादी कर लोगे। मेरे भैया भी ना इसी तरह कहते थे, लेकिन आज भाभी के बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकते। भाई तुम देख लेना, वंश ऐवे ही कुछ नहीं कहता। वंश और बाकी दोस्त खा पी कर इधर से उधर घूमकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज नाश्ते के वक्त अमरजीत कहता है, प्रीतो याद है ना तुम्हें, मेरा एक दोस्त इंदर था जो कि एक वक्त मेरे ही ऑफिस में काम किया करता था। हाँ हाँ याद है जी, उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ। कितनी बार तो मैंने उन्हें अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाया है। उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया था ना, लेकिन अब फिर वापस वो इसी शहर में आकर सेटल हो गया है। कल उसी का कॉल आया था। अरे फिर तो उन्हें घर बुला लीजिए ना। हाँ वो तो बुलाना ही है। कल उसने मुझे याद दिलाया कि हमारी बात हुई थी, अनीशा और वंश जब बड़े हो जाएंगे तो उन दोनों की शादी करवा देंगे हम। इसी सिलसिले में वो हमसे मिलना भी चाह रहा था। अरे तब तो अच्छी बात है। वंश की शादी हम बड़े ही धूमधाम से करेंगे। क्यों वंश? वंश वहाँ से उठकर चला जाता है। लगता है आपका बेटा शर्मा आ गया। अगले दिन इंदर और रश्मि अमरजीत के घर आते हैं। इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं। यार तू अभी तक वैसा का वैसा ही है। अब तेरी परजाई मुझे खिलाती जो घी और दूध है। क्या आप भी ना। भाई साहब अब तो हम समधी बनने वाले हैं। मेरी अनीशा के लिए इस घर से अच्छा घर मिल ही नहीं सकता। क्या भाभी, मेरी बेटी भी किसी से कम है क्या? एक काम करते हैं, दोनों बच्चों से बात कर लेनी चाहिए ताकि दोनों आपस में मिल ले और फिर शादी की डेट फाइनल कर देंगे। अरे यार तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। प्रीतो इंदर और रश्मि के पसंद का खाना बनाती है। खा पीकर दोनों अपने घर चले जाते हैं। इधर रात को अमरजीत वंश से कहता है, वंश अब हम तेरी शादी का सोच रहे हैं। कल तुम मेरे दोस्त इंदर की बेटी अनीशा से मिल लो, फिर तुम लोग की शादी पक्की करके डेट निकलवा लेंगे हम। पापा मुझे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करनी है। शादी करके कौन खुश रहता है? अरे तू कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने कह दिया ना, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी नहीं करूँगा, और अगर आप लोगों ने जिद की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। अरे ऐसा मत बोल बेटा, हम तो तेरा भला चाहते हैं। कौन सा भला मम्मी? एक बात बताइए, आपको शादी से कौन सी ऐसी खुशी मिल गई? आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? आप और पापा बंद कमरे में जब देखो लड़ते रहते। मेरे सामने आप दोनों जानबूझकर एक दूसरे से ढंग से बात करते हैं। मेरा बचपन आप दोनों के झगड़े सुन सुनकर ही बिता है। देख लिया ना, इसीलिए मैं कहती थी कि बेटे के सामने मत लड़ा करो, लेकिन सुनना कहाँ है आपको? आपको तो दिन भर मुझसे लड़ना ही रहता है। ओह अच्छा, मैं ही लड़ाई करता हूँ, तुम तो दूध की धुली हो ना। देख लो अभी भी कैसे लड़ रहे हो आप दोनों, और मेरी शादी करवाने के पीछे पड़े हो ताकि मैं भी ऐसे ही अपनी पत्नी से लड़ता रहूं। दिखावे के लिए मुझे शादी नहीं करनी। वंश अपने कमरे में चला जाता है। प्रीतो थोड़ी देर बाद बहुत सोच विचार करने के बाद रश्मि से बात करती है और खाने की थाली लेकर वंश के कमरे में जाती है। बेटा ठीक है, तुझे शादी नहीं करनी तो मत कर, कम से कम खाने पर तो गुस्सा मत निकाल, खाना खा ले बेटा। प्रीतो अपने हाथों से एक एक कोर वंश को खिलाने लगती है। बेटा तुझे शादी से दिक्कत है ना, ऐसे ही किसी के साथ रहने से तो दिक्कत नहीं होगी। मम्मी आप कहना क्या चाह रही हो? अरे वही जो बिना शादी के साथ रहने को क्या कहते हैं वो? लिव इन। हाँ वही।
तू ना अनीशा के साथ लिव इन में रह कर देख, 6 महीने। अगर तुझे वो पसंद आ जाएगी तो ठीक है, वरना हम उसे मना कर देंगे। कच्ची शादी करते हैं हम। ठीक है, ये चलेगा मुझे। वंश मन ही मन सोचता है, 6 महीने साथ रहकर ना कर दूंगा, मेरा क्या जाएगा। अब ये लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है। सभी खुश हो जाते हैं। अगले दिन अनीशा और वंश एक दूसरे से मिलते हैं और अनीशा कहती है, वैसे मैं लिव इन में भरोसा नहीं करती हूँ। अरे शादी एक दिखावा है, शादी करने से पहले किसी को जान लेना सही है। चलिए ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। अनीशा कच्ची बहू बनकर लिव इन में रहने के लिए वंश के घर आ जाती है। अनीशा के घर आते ही प्रीतो उसका स्वागत एक बहू की तरह ही करती है। आरती की थाल में उसकी आरती करती है, फिर कुमकुम से भरा थाल उसके आगे रखकर कहती है, बहू इस पे पैर रखकर घर में चली आ, मैं तो तुझे ही अपनी बहू मानती हूँ। जी मम्मी जी। अनीशा एक बहू की तरह ही बर्ताव करती है। अगले दिन सुबह सुबह अनीशा बहू की तरह जल्दी उठ जाती है, साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और प्रीतो के पैर छूकर कहती है, मम्मी जी नाश्ते में क्या बना लूँ? अरे बेटा तू कल ही तो आई है, अभी 1-2 दिन रुक जा, मैं बना लूँगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं हूँ ना, अभी तो मैं ही बनाऊँगी। ठीक है, फिर वंश को इडली और नारियल की चटनी बहुत पसंद है, नाश्ते में वही बना ले और दोपहर में डोसा बना लेना। जी मम्मी जी। अनीशा रसोई में जाकर नाश्ता बनाने में लग जाती है। इधर वंश जैसे ही उठता है देखता है कि बेड के बगल में चाय रखी है। फिर वो उठकर नहाने जाता है तो देखता है उसके कपड़े आयरन किए हुए बाथरूम में टंगे हैं। आज तो सब कुछ मुझे मेरी जगह पर ही मिल रहा है। हाँ, अनीशा के आने से कुछ तो फ़ायदा हुआ। फिर वंश नाश्ते की टेबल पर जाता है और अनीशा सबके लिए इडली और नारियल की चटनी नाश्ते में लगाती है। इडली देखकर वंश का चेहरा एकदम से खिलसा जाता है। इडली? अनीशा तुम्हें ये भी पता है कि मुझे इडली पसंद है? हाँ, अब पता तो रखना ही पड़ेगा ना। तुम खाकर बताओ कैसी बनी है। वंश और बाकी दोनों भी खाते हैं और खाते रह जाते हैं। इडली टू गुड, बहुत पसंद आई मुझे। अब ना रोज़ मुझे नाश्ते में इडली चाहिए। बहू तूने तो मुझसे भी अच्छी इडलियाँ बनाई हैं। हर सास बस यही चाहती है कि उसकी बहू उससे तेज़ निकले। नाश्ता करके वंश और अमरजीत अपनी दुकान चले जाते हैं और अनीशा यहाँ अपने कमरे को ठीक करने लगती है। उसी वक्त रश्मि का कॉल आता है और वो लेती है। कैसा रहा सब कुछ बेटा? आज तेरा पहला दिन था। मम्मी सब कुछ सही है, अब मुझे कुछ भी करके ना सबका दिल जीतना है, जो मैं करके रहूँगी। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। अनीशा एक बहू होने का अपना हर फर्ज अच्छे से निभाती है। एक दिन जब हॉल में बैठे अनीशा और वंश बातें कर रहे थे तब कमरे से प्रीतो और अमरजीत के लड़ने की आवाज़ें आने लगती है। वंश चिड़चिड़ा कर कहता है, फिर से शुरू हो गए दोनों, पूरा दिन लड़ते झगड़ते रहते। क्या तुम चाहती हो कि हम भी वैसा ही करें? शादी के बाद ना बस झगड़े ही होते हैं। ऐसा नहीं है, तुम रुको। अनीशा तुरंत कमरे में जाती है और कहती है, पापा जी ये आपका न्यूज़पेपर मम्मी जी ने नहीं बाहर रखा था। आप जब दुकान जा रहे थे ना तो वंश ने यहाँ रख दिया था। मम्मी जी इसमें पापा जी की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि आपने पेपर रखा है, क्योंकि वंश तो आपके कमरे में बहुत कम आते हैं ना। हाँ बहू, ठीक कहा तूने। प्रीतो जी, मुझे आपसे पूछे बिना आपको कुछ कहना नहीं चाहिए था। अरे कोई नहीं जी। और दोनों का झगड़ा शांत हो जाता है। अनीशा बाहर आकर वंश से कहती है, 2 लोग जहाँ होते हैं ना वहाँ झगड़ा होना लाजमी होता है, लेकिन कभी कभी कोई तीसरा अगर उनके बीच में आ जाए तो वो झगड़े वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों शांत हो गए? देखना थोड़ी देर बाद दोनों फिर से शुरू हो जाएंगे। वंश और अनीशा अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से झगड़े की आवाज़ें आने लगती है। देख लो मैडम, तुम्हें लग रहा था कि मैं वही बोल रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो, बस कुछ दिन में दोनों समझ जाएंगी। अनीशा मन ही मन सोचती है, मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे दोनों के बीच में प्यार वापस जग जाए। तभी इंस्टाग्राम चलाते चलाते एक ऐड आता है जिसमें लक्षद्वीप घूमने का 1 हफ्ते का सिर्फ 20,000 का ही खर्चा लग रहा था। ये तो बहुत रीजनेबल है, इतने कम में खाना पीना रहना, वो भी 2 लोगों का। क्यों, चलना है क्या? अभी नहीं, जब मेरा ससुराल पक्का हो जाएगा तब चलूँगी। कच्चे ससुराल में जाकर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा मैडम जी। मैं सोच रही थी पापा जी और मम्मी जी की शादी की सालगिरह पर उन्हें घूमने भेज दें। वंश हंसने लगता है।
अगले दिन अनीशा लक्षद्वीप की टिकट कटवाकर प्रीतो और अमरजीत के हाथ में देकर कहती है, आप लोग घूम कर आइए, कुछ वक्त खुद के लिए भी निकालना चाहिए। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे नहीं जाना। अरे शादी के 25 साल होने के बावजूद भी आज तक मुझे इन्होंने क्या दिया? कैसी सालगिरह? हाँ, तुमने तो मुझे हीरो का हार दे दिया है ना। अमरजीत दुकान के लिए निकल जाता है और प्रीतो अपने कमरे में। अब क्या करूं? कैसे दोनों के बीच का मनमुटाव दूर करूं? क्या करूं ऐसा कि दोनों एक दूसरे के साथ जाने को राजी हो जाए? अनीशा दोपहर को अमरजीत के नाम से गुलाब के एक बुक्के के साथ कार्ड भिजवाती है। दोपहर के समय जब दोनों सास बहू खाना खा रही थी तब बुक्के आता है। ये देखकर प्रीतो बहुत खुश होती है। आज तेरे पापा जी को क्या हो गया? मेरे लिए गुलदस्ता भेजा है। मम्मी जी देखिए तो, इसमें तो एक कार्ड भी है। हाँ, कार्ड तो है, रुक पढ़ती हूँ क्या लिखा है। कार्ड पढ़कर प्रीतो हंसने लगती है। तब अनीशा कहती है, मम्मी जी बताइए तो क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं है भाई। प्रीतो कार्ड को अपने सीने से लगाकर कमरे में चली जाती है और बार बार उसे पढ़ती जाती है। आज तक मुझे सामने से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। कम से कम बेटे बहू को देख कर ही, कार्ड के जरिए ही सही, मुझसे इजहार तो किया। ये कार्ड मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। प्रीतो अमरजीत को फ़ोन करती है। ए जी, आप कितने बजे तक आओगे? अमरजीत मन ही मन कहता है, आज क्या हो गया इसे? हमेशा तो मुझसे लड़ती रहती है। बताइए ना कब आओगे जी? अब बस थोड़ी देर में आता हूँ। इधर प्रीतो अनीशा को रात का खाना बनाने के लिए मना कर देती है। शाम होते ही प्रीतो खुद रसोई में लग जाती है। मम्मी जी क्या बना रहे हो आज आप? छोले कुलचे, तेरे पापा जी को बहुत पसंद है। मुझे भी मम्मी जी बहुत अच्छे लगते हैं कुलचे। रात को जब वंश और अमरजीत घर आते हैं, आते ही प्रीतो दोनों को गर्मा गर्म चाय देती है। आप दोनों हाथ मुंह धो लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। वंश, आज तेरी माँ को हो क्या गया है? 25 साल में कभी उसने मुझसे ऐसा नहीं कहा। अब मुझे क्या पता पापा, मैं खुद ही पहली बार देख रहा हूँ मम्मी को इस तरह। अमरजीत और वंश फ्रेश होकर खाने के टेबल पर आते हैं। प्रीतो खाना लगाती है। छोले कुलचे देखकर अमरजीत के हाव भाव बदल जाते हैं और वो खाने पर टूट पड़ता है। अच्छा, तो मुझे इसलिए घर जल्दी बुलाया जा रहा था। वैसे ना बने बहुत अच्छे। हाँ, मम्मी जी शाम से जो लगी है। रात में अमरजीत और प्रीतो एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते हैं। क्या कहती हो, चला जाए क्या घूमने? बहू ने टिकट जो कटवाए। हाँ जी, हम लोग कभी अकेले घूमने भी नहीं गए, चलते हैं ना? रात में प्रीतो और अमरजीत मिलकर पैकिंग करते हैं। अगले सुबह 5 बजे उठकर दोनों निकल जाते हैं और टेबल पर अनीशा के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाते हैं। अनीशा जब उठती है तो चिट्ठी देखती है जिसमें लिखा था, थैंक यू बहू, तुमने हमें साथ जाने के लिए समझाया। हम दोनों जा रहे हैं, खुद का और वंश का ख्याल रखना। अनीशा खुशी से चिट्ठी को आसमान में फेंक कर कहती है, मेरी तरकीब काम कर गई। अब जब तक पापा जी मम्मी जी नहीं है, मैं इस घर के नक्शे को बदल देती हूँ। अनीशा वंश के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। वंश, तुम मुझे एक इंटीरियर वाला ला दो। मैं हफ्ते भर में कुछ काम करवा कर पुराने घर को नए तरीके से बनवा दूंगी। ओके, जैसा तुम कहो। अनीशा घर में इंटीरियर का काम लगा देती है और उधर एक हफ्ते की जगह अमरजीत अपने ट्रिप को बढ़ाकर 15 दिन का कर देता है। दिन बीतने लगते हैं। वंश और अनीशा भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दिन वंश और अनीशा जब मूवी देखकर निकल रहे थे तब वंश अनीशा से कहता है, अनीशा, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं तुमसे अभी कुछ दिन पहले ही मिला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बहुत पुरानी जान पहचान है। आई लव यू अनीशा। वंश अनीशा को हक कर लेता है। आई लव यू टू। 15 दिन बाद जब अमरजीत और प्रीतो घर लौटते हैं तो अपने घर को देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। ये तो लग ही नहीं रहा कि हमारा घर है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अब बिल्कुल नए जैसा। जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब इस कच्चे रिश्ते को पक्का कर देने का वक्त आ गया है। हाँ, लेकिन तुम्हारे बेटे को तो 6 महीने का वक्त चाहिए ना। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं 6 महीने तक रुक सकती हूँ। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। रश्मि और इंदर अमरजीत के घर आते हैं। क्या हुआ दोस्त, अब समधी बन सकते हैं ना हम? अरे भाई, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ।
ठीक है, फिर अभी पंडित जी को बुलवाकर शादी की डेट निकलवा लेते हैं और इस कच्चे ससुराल को पक्का कर देते हैं। तभी वंश वहाँ आता है। बेटा जी, आप अपनी पसंद की शेरवानी खरीद लेना, वो ससुराल की तरफ से होता है, पेमेंट हम कर देंगे। क्या? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं तो लिव इन में ही खुश हूँ। अरे लेकिन कब तक हम अपनी बेटी को इस तरह लिव इन के भरोसे छोड़ सकते हैं? मेरी बेटी के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसकी शादी किसी और से कर दीजिए। जो भी हो, मैं शादी के सख्त खिलाफ हूँ, मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना। दोनों में बहस हो जाती है और इंदर अनीशा को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर अमरजीत और प्रीतो वंश को बहुत समझाते हैं। अनीशा जैसी लड़की मिलने से रही बेटा, उसके आने से घर में रोशनी आ गई थी। बेटा इंदर उसके लिए लड़का देख रहा है, महीने भर के अंदर अनीशा की शादी किसी और से हो जाएगी। अरे होने दीजिए पापा, मुझे कोई मतलब नहीं है। 1 महीने के बाद अनीशा की शादी किसी से फिक्स हो जाती है। अमरजीत और प्रीतो भी अनीशा की शादी में जाते हैं। फेरे शुरू होते हैं। तभी अचानक वंश मंडप पर आ जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? तुम होते कौन हो इस शादी को रोकने वाले? मैं अनीशा से प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूंगा और मेरे होते कोई और अनीशा के गले में मंगलसूत्र नहीं डाल सकता। इंदर वंश को धक्का देते हुए कहता है, यहाँ तमाशा मत करो, मेरी बेटी की शादी शांति से होने दो। जब तुम्हें कहा था तो तुम्हें शादी नहीं करनी थी, तो अब क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। वंश दौड़ता हुआ मंडप पर चढ़ जाता है और दूल्हे का सहरा उठाकर कहता है, मैं यहाँ से अनीशा को लेकर ही जाऊंगा। सब हंसने लगते हैं क्योंकि दूल्हे के सहरे के अंदर अनीशा की भाभी थी। मुझे पता था कि तुझे ऐसे अकल नहीं आएगी, इसलिए हमें ये सब ड्रामे करने पड़े। चल जाकर मंडप में बैठ जा। थैंक यू पापा, अगर आज अनीशा किसी और की हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। वंश और अनीशा की शादी हो जाती है और अनीशा का कच्चा ससुराल अब पक्का हो जाता है।